हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते। सृष्टि क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज मैं खान सर की बुक रसायन विज्ञान पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री, और इसके सभी चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा। और ये सभी कंप्लीट पेज बाय पेज यही वाली बुक है। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, यही बुक है जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ, केमिस्ट्री, खान सर जीएस रिसर्च सेंटर। आगे देखते हैं। तो दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और मेरे टेलीग्राम चैनल सृष्टि क्लासेस 01 से जुड़ जाइए। तो दोस्तों, इसके पहले वाली वीडियो में मैं यहाँ तक पढ़ा चुका था। आज हम उपधातु या मेटलॉयड स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं मेटलॉयड क्या होता है। ये धातु के समान धारा प्रवाहित नहीं करते। इनमें धारा का प्रवाह कोटर या होल की सहायता से होता है। इनका प्रयोग मेमोरी कार्ड, सिम, पीसीबी में ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल देखेंगे: बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, पोलोनियम। और नोट देखेंगे: उपधातुओं को अर्धचालक कहा जाता है। सबसे सामान्य अर्धचालक सिलिकॉन होता है, जिसका संकेत होता है SI। आगे देखेंगे, रिमार्क्स देखेंगे: पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व, सबसे ज्यादा कौन पाएंगे? ऑक्सीजन पाया जाएगा, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम। ठीक, इसको इनसे ट्रिक्स कैसे याद करेंगे? ओसियल फेकाना मतलब ये ऑक्सीजन नहीं दोस्तों, ओस्मियम है। ओस्मियम, सिलिकॉन, यहाँ से देखिए ओस्मियम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फेरस मतलब आयरन, फिर कैल्शियम और सोडियम। ठीक, आगे देखेंगे, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु, सबसे ज्यादा धातु कौन सा पाया जाता है? एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम। इसकी ट्रिक क्या है? अल्फेकाना मतलब एल्युमिनियम, फेरस, कैल्शियम, सोडियम। अच्छा, देखेंगे आगे, शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का क्रम। शरीर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा? ओस्मियम नहीं है, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, कैल्शियम। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों। शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम धातु पाया जाता है, जबकि सबसे कम मात्रा में मैग्नीज या Mn पाया जाता है। अब हम देखेंगे यौगिक, कंपाउंड। दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर यौगिक बनते हैं। यौगिक का एक निश्चित सूत्र होता है। एग्जाम्पल देखेंगे: H2O, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड या CFC। अब हम देखेंगे कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक। वैसे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित रहता है उन्हें कार्बनिक कहते हैं। एग्जाम्पल: कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, मीथेन, और एथिल मरकप्टेन, C2H5SH। ठीक, अगला देखेंगे, एथिल मरकप्टेन का प्रयोग LPG गैस में गंध युक्त बनाने के लिए किया जाता है, ताकि सिलेंडर में रिसाव का पता चल सके। ओके, आगे देखेंगे। अब दोस्तों देखेंगे अकार्बनिक यौगिक या इनऑर्गेनिक। वैसे यौगिक जिनमें कार्बनिक उपस्थित नहीं रहता उन्हें अकार्बनिक कहते हैं, जैसे जल, H2O, SO2, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और N2O को नाइट्रस ऑक्साइड या लॉफिंग गैस किसे कहते हैं? N2O को। अब हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। ये एक यौगिक है। भाग लेने वाले तत्व हो जाएंगे दो, कार्बन और ऑक्सीजन। भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या क्या है? 3। जिसे कार्बन 1 हो जाएगा और ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे। ठीक, परमाणु में अनुपात क्या हो जाएगा? 1:2। ठीक, अब हम देखेंगे मिश्रण या मिक्सर। दो या दो से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर मिश्रण बनता है, जैसे दूध, शरबत, दाल, बारूद, वायु इत्यादि। आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे विषमांग मिश्रण। ठीक, वैसे मिश्रण जिसमें उसके अवयव पूरी तरह से नहीं मिले होते हैं, अर्थात अवयव कहीं अधिक तो कहीं कम पाए जाते हैं, विषमांग मिश्रण कहलाते हैं। जैसे बारूद, कोहरा, सीमेंट, बालू का मसाला,
अरहर मसूर का मिश्रण। आगे देखेंगे समांग मिश्रण, वैसे मिश्रण जिसमें उनकी अवयव पूरी तरह से घुल जाते हैं समांग मिश्रण कहलाते हैं। ये शरबत, शुद्ध वायु, पका हुआ दाल, अरहर या मसूर चाहे जो हो, सभी प्रकार के विलयन। जैसे जो समांग मतलब ये हो जाएगा जिसमें पूरा मिल जाए। जैसे शरबत जब हम बनाते हैं चीनी पानी एकदम मिक्स हो जाता, पता ही नहीं चलता, और विषमांग में एकदम पता चल जाता जैसे बालू और पानी का मिश्रण। ठीक, आगे देखेंगे विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण से विलयन बनते हैं। विलयन में विलेय तथा विलायक होना आवश्यक है। अब हम देखेंगे विलायक। ठीक, विलयन के अवयवों को स्वयं में घुलने वाले विलायक कहलाते हैं। जल एक सार्वत्रिक विलायक है। जल जो है सार्वत्रिक विलायक है, इसमें कुछ भी घोला जा सकता है। अब हम देखेंगे विलेय। विलेय, विलयन में घुलने वाले पदार्थों को विलेय कहते हैं। विलेय की मात्रा हमेशा कम होती है, जैसे चीनी या नमक। और विलायक क्या होता है? विलायक जिसकी मात्रा अधिक हो। अब हम देखेंगे तनु विलयन या डाइल्यूट सॉल्यूशन, वैसे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम हो तनु विलयन कहलाते हैं। यह पतला होता है। अब हम देखेंगे सांद्र विलयन, वैसे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो उसे सांद्र विलयन कहते हैं। यह गाढ़ा होता है। सांद्र विलयन का होता है गाढ़ा और तनु विलयन पतला होता है। अब हम देखेंगे ये विलायक है। ठीक, और विलेय जो है ये चीनी है। जब इसको मिक्स करेंगे तो विलायक यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये क्या बन जाएगा? समांग मिश्रण बन जाएगा। आगे देखेंगे विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन 3 भागों में बांटा जाता है। जैसे देखेंगे असंतृप्त विलयन, वैसे विलयन जिसमें एक या अधिक विलेय को घोला जा सके असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। और संतृप्त विलयन क्या होगा? वैसे विलयन जिसमें एक और अधिक विलेय को नहीं घोला जा सकता, संतृप्त विलयन कहलाते हैं। असंतृप्त क्या हो जाएगा? एक विलयन में एक से क्या लिखा है? विलयन जिसमें और अधिक विलेय को घोला जा सके। और संतृप्त में विलयन जिसे अधिक विलेय को नहीं घोला जा सके। जैसे जो असंतृप्त होगा इसमें हम चीनी या नमक बहुत ज़्यादा डाल सकते हैं और संतृप्त में ज़्यादा नहीं डाल सकते। आगे देखेंगे अति संतृप्त। संतृप्त विलयन के तापमान को बढ़ाया जाता है तो वह कुछ और विलेय को घुला देता है। इस प्रकार विलयन की सांद्रता अधिकतम हो जाती है। अब रिमार्क देखेंगे, तापमान बढ़ने से ठोस द्रव की विलेयता बढ़ जाती है किंतु गैसों की विलेयता घट जाती है। विलायक और विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को 9 भागों में बांटते हैं। 9 भागों में बांटते हैं। अब इसके सारे 9 भाग हम देख लेंगे। तो यही हैं सारे 9 भाग जिसे हम देखेंगे विलायक, विलेय और एग्जाम्पल। तो जैसे गैस में अगर गैस मिलाएंगे तो ये एग्जाम्पल वायु का बनेगा। गैस में द्रव मिलाएंगे तो भाप और कोहरा का बनेगा। गैस में ठोस मिलाएंगे धुआं धूल भरी आंधी बनेगा। और द्रव में गैस मिलाएंगे कोल्ड ड्रिंक जो हम पीते हैं ठंडा जिसे कहते हैं पेप्सी, ये हमारा क्या होता है? द्रव में गैस मिलाई जाती है तब ये कोल्ड ड्रिंक बन जाता है। द्रव में द्रव मिलाएंगे तो दूध और पानी बन जाएगा। द्रव में ठोस मिला देंगे शरबत या चीनी बन जाएगा। और द्रव में गैस मिलाएंगे तो कपूर से वायु या स्पंज गुदा बन जाएगी। ठोस में द्रव मिला देंगे ग्रीस बन जाएगा। और ठोस में ठोस मिला देंगे मिश्र धातु या पीतल बन जाएगी। अब हम आगे देखेंगे एक सूत्र है विलेयता का सूत्र। ठीक, विलेयता बराबर क्या हो जाएगा? विलेय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा गुणे 100। विलेयता बराबर क्या हो जाएगा? विलेय की मात्रा और बटे विलायक की मात्रा। विलेय जिसकी मात्रा कम हो, विलायक जिसकी मात्रा अधिक हो। ओके, अब देखेंगे हम कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। 5 किलोग्राम जल में 2 किलोग्राम चीनी मिलाया जाता है तो विलेयता ज्ञात करें। तो विलेयता क्या करेंगे? विलेयता बराबर विलेय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा। तो विलेय क्या हो जाएगा मेरा? 2 हो जाएगा और विलायक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा गुणे 100। तो क्या बन जाएगा जाके? 20। तो हमारा क्या आ जाएगा? 40%। ठीक, आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे परिक्षेपण।
या डिस्पर्सन। जब कोई कण किसी दूसरे कण के चारों ओर बिखर जाता है, इस प्रक्रिया को परिक्षेपण कहते हैं। एग्जाम्पल, दूध में वसा द्रव के चारों ओर परिक्षेपित हो जाता है। अब हम देखेंगे निलंबन या सस्पेंशन। इसमें कण का आकार 10⁻5 मीटर से बड़ा होता है, जिस कारण से नंगी आंखों से देखा जा सकता है, किंतु यह छन्ना पत्र को पार नहीं कर पाता है क्योंकि यह अपेक्षाकृत बड़ा होता है। निलंबन अस्थायी होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, वायु में धुआं और नदी का गंदा जल और सिरप। अब हम देखेंगे कोलाइड। अब हम कोलाइड देखेंगे, जिसमें कण का आकार 10⁻7 मीटर से 10⁻5 मीटर तक होता है, जिसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते किंतु माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। यह छन्ना पत्र को पार कर जाता है क्योंकि यह बहुत छोटा होता है। यह अस्थायी होता है। कोलाइड जो है अस्थायी होता है। अब आगे देखेंगे, अब कोलाइड की एग्जांपल देखें, जैसे ब्लड या स्याही दूध। अब नोट देखेंगे, कोलाइड विलयन को वास्तविक विलयन में अलग करना अर्थात कोलाइडी विलयन को शुद्ध करना अपोहन या डायलिसिस कहलाता है। किडनी रक्त को डायलिसिस विधि द्वारा छानता है। अगला देखेंगे, रिमार्क देख लेंगे। निलंबन और कोलाइड दोनों में ब्राउनियन गति या टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। अब देखेंगे पायास या इमल्सन। यह एक विशेष प्रकार का कोलाइड होता है। इसमें एक कण दूसरे कण को परिक्षेपित तो हो जाते हैं लेकिन उसमें घुलते नहीं। एग्जाम्पल, दूध, पेंट, साबुन का घोल। अब हम विलयन देखेंगे, सोल्यूशन। इसके कण का आकार 10⁻7 मीटर से कुछ कम होता है। न हम इसे नंगी आंखों से देख सकते हैं और नहीं इसे हम माइक्रोस्कोप देख सकते हैं। यह अस्थायी होता है, जैसे चीनी पानी का घोल। अब हम देखेंगे ब्राउनियन गति। कोलाइड तथा निलंबन के कण एक दूसरे से टकराकर अनियमित रूप से जिगजैग रैंडम गति करते हैं, जिसे ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। ताप बढ़ने पर ब्राउनियन गति बढ़ जाती है। यही है, ये ऐसे ऐसे टकरा के बढ़ती है। आगे देखेंगे, अब हम देखेंगे टिंडल प्रभाव। कोलाइड तथा निलंबन के कणों से जब प्रकाश टकराता है तो वह इधर उधर बिखर जाता है, अर्थात प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब हम देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट। मोल बराबर क्या हो जाता है? भार बटे अणुभार। मोल बराबर भार बटे अणुभार। अब इसे मोल से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जैसे 10 लीटर विलयन में 45 ग्राम ग्लूकोज मिला है तो मोल क्या हो जाएगा? मोल बराबर हमारा होता क्या है? भार बटे अणुभार। तो भार क्या है? 45 ग्राम, ठीक। और अणुभार क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है? C6H12O6, ठीक। अब ये 13 नहीं होगा, 12 होगा। तो 45 बटे इसका अणुभार निकाल लेंगे तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12, और 12 छक्के 72, और हाइड्रोजन का 1, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 16, 16 छक्का 96, ये हो जाएगा 45 बटे 180। और ये कट जाएंगे, और जब कट जाएगा तो ये 1/4 बचा। 1/4 मतलब 0.25, ठीक। आगे देखेंगे 6 लीटर जल में 116 ग्राम नमक मिला है तो मोल क्या होगा? तो नमक मतलब LaCl, तो इसका परमाणु भार टोटल 58 बन जाएगा। अब मोल बराबर क्या करेंगे? 116 बटे 58, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा मेरा? 2 बन जाएगा जाकर के, ठीक। अब हम आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे विलयन की सांद्रता कैसे निकालते हैं। विलयन की सांद्रता, इकाई विलयन 1 लीटर में उपस्थित विलय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। 3 लीटर जल में 12 किलोग्राम नमक मिला है तो सांद्रता ज्ञात करें। तो सांद्रता क्या हो जाएगा? भार बटे ये मात्रा, जैसे 12 किलोग्राम बटे 3 इक्वल टू 4 किलोग्राम, या 3 लीटर बराबर 12 किलोग्राम, 1 लीटर बराबर 12 बटे 4 किलोग्राम, ठीक। अब सांद्रता को व्यक्त करने की इकाई कई विधियां हैं। जैसे पहला देखें मोलरता। किसी विलयन के इकाई आयतन में मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता क्या है? किसी विलयन के इकाई आयतन में मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है।
मोलरता का सूत्र क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर मोल बटे आयतन। मोलरता का सूत्र मोल बटे आयतन, ठीक। जैसे 12 मोल विलेय में 3 लीटर जल में घुला है, तो मोलरता बराबर क्या होता है, मोल बटा आयतन। तो मोल हमारा क्या है 12 और आयतन क्या है 3 लीटर, तो क्या हो जाएगा 4 मोल हो जाएगा। उसी प्रकार ये सभी कर लेंगे, आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे मोललता। अब तक क्या था, मोलरता था, अब हम देखेंगे मोललता। विलय के कई द्रव्यमान में मोल की मात्रा को मोललता कहते हैं। मोललता बराबर क्या हो जाता है, मोल बटे विलय का द्रव्यमान किलोग्राम में। एग्जाम्पल देखेंगे, 3 मोल विलेय 15 किलोग्राम जल में मिला है, तो मोललता क्या होगी, तो मोललता हमारा क्या हो जाएगा, मोल बटे विलय का द्रव्यमान। तो मोल क्या है 3 मोल और विलय का द्रव्यमान कितना है 15 किलोग्राम, तो 3 बटे 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5 इक्वल टू 0.2 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको हम देख लेंगे। अब हम आगे देखेंगे, अब हम देखेंगे अम्ल क्षार, अम्ल तथा क्षार। अब अम्ल के बारे में जानेंगे। यह स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, विद्युत का सुचालक होता है, धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकलता है। जब भी अम्ल धातु से क्रिया करेगा तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगा। एग्जाम्पल देखेंगे, Zn प्लस H2SO4 इक्वल क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस H2O। अगला पॉइंट देखेंगे, इसका pH मान 7 से कम होता है। जो अम्ल होता है 7 से, अगर 7 प्लस होगा तो ये क्या बन जाएगा, क्षार, और 7 माइनस होगा तो ये क्या बन जाएगा, अम्ल बन जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे, HCl H2SO4 NH3CO CH3COOH HCOOH। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हाइड्रोक्सी, वैसे अम्ल जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन ही हाइड्रोक्सी कहलाते हैं। वैसे अम्ल जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन हो उसे हाइड्रोक्सी कहलाते हैं। जैसे HCl और HF, इसमें हाइड्रोजन है तो इसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सी। अब उसी प्रकार देखेंगे ऑक्सी एसिड, आगे देखेंगे उसी प्रकार बनता है ऑक्सी एसिड। वैसे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी उपस्थित हो तो ऑक्सी एसिड कहलाता है। तो ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन सहित। जैसे H2SO4 HNO3 CH3COOH। अब रिमार्क देख लेंगे, यदि किसी गैस में ऑक्सीजन 50% से अधिक है तो वह गैस अम्लीय होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब अगला पॉइंट देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन गैस है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन 50% से अधिक नहीं है। आर्नियस नामक विद्वान ने बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं। अगला देखेंगे, ब्राउनस्टेस तथा लॉरी ने बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन को प्रदान करते हैं। ये सभी अम्ल की परिभाषाएं हैं। अगला देखेंगे, लुईस नामक विद्वान ने आधुनिक अवधारणा दिया। इसके अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। अब हम देखेंगे भस्म या क्षार या बेस। यह स्वाद में कड़वा होता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, लाल को मतलब रेड को ब्लू कर देता है। कौन, क्षार। और इसी जगह अम्ल जो है, जब अम्ल आएगा तो ये ब्लू को लाल कर देगा, मतलब नीला को लाल कर देता है। यह विद्युत का सुचालक होता है। यह जल से क्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। इसका pH मान 7 से अधिक होता है, क्षार का 7 से अधिक। एग्जाम्पल, COS होल ट्वाइस और MgOH होल ट्वाइस और NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जल में घुलनशील भास्म को क्षार या एल्कली कहते हैं। आगे देखेंगे, अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे NaOH, KOH, MgOH होल ट्वाइस, COOH होल ट्वाइस, AlOH3, OH होल थ्राइस। सभी क्षार भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते। अम्ल में प्रबलता का क्रम, सबसे ज्यादा प्रबल कौन होता है अम्लों में, हाइड्रोजन आयोडाइड, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। दूसरा क्रम देखेंगे, HClO3, फिर HClO2, फिर HClO और HI और HBr, HCl, HNO3, H2SO4, CH3COOH। और हम नोट देख लेंगे, कार्बन की उपस्थिति में अम्लों का प्रबलता घट जाती है, अर्थात यह अम्लीय पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।
क्षार के प्रबलता का क्रम, क्षार के प्रबलता का क्रम सबसे ज़्यादा प्रबल कौन होगा क्षारों में? KOH, फिर NaOH, CH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, NH3 और NH3OH अमोनिया हाइड्रोक्साइड। अब हम देखेंगे pH मान या पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये जो हम लोग pH पढ़ते हैं, pH का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, अब इसका हम देख लेंगे। जैसे pH स्केल की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की। pH स्केल की खोज किसने की? सोरेनसन नामक विद्वान ने। pH स्केल पर 0 से 14 अंक लिखे होते हैं। 7 pH से कम वाला पदार्थ अम्लीय, 7 pH से अधिक पदार्थ वाला क्षारीय और 7 pH वाला पदार्थ उदासीन होता है। शुद्ध जल जो वर्षा का जल होता है, इसे हम अशुद्ध जल कहते हैं। इसका pH मान 7 होता है। नोट: वर्षा का जल शुद्ध होता है, किंतु वायुमंडल में धूल कण के मिलने से pH घट जाता है। pH घटकर 5.5 तक चला जाता है। इसी को अम्लीय वर्षा कहते हैं। कुछ पदार्थों का pH हम देखेंगे आगे। कुछ पदार्थों का pH जैसे नींबू का, ये अत्यधिक अम्लीय होता है, जैसे 2.2 हो जाएगा, और सिरका विनेगर का 2.4 हो जाएगा, शराब का 2.8, टमाटर का 4, बियर का 5, कॉफ़ी का 5.5, मानव मूत्र का 5.5 से 7.5, लार का 6.5 से 7.5 और मानव रक्त का 7.4 और दूध का 6.4। यही है 0 से लेकर 14 तक। इधर अम्ल हो जाएगा, इधर बेस हो जाएगा। अब हम नोट देख लेंगे। जिस अम्ल का pH 7 से जितना कम होगा वह उतना ही प्रबल होगा। जिस क्षार का pH 7 से जितना अधिक होगा वह उतना ही अधिक प्रबल होगा। अब हम देखेंगे बफर सॉल्यूशन या बफर विलयन। वैसे विलयन जिसका pH बदलता नहीं है बफर विलयन कहलाता है। वैसे विलयन जिसका pH 7 रहता है वह उदासीन कहलाता है। आगे देखेंगे। किसी विलयन का pH गणना करें। किसी विलयन का जब pH गणना करेंगे तो कैसे करेंगे? जिसमें OH माइनस की सांद्रता 10⁻4 है, तो हम क्या करेंगे? pH प्लस प्लस POH माइनस इक्वल 14, क्योंकि टोटल जो है pH वैल्यू कितनी होती है? 14 होती है। तो pH प्लस बराबर क्या हो जाएगा? 14 माइनस POH माइनस। तो POH माइनस हम क्या लिख सकते हैं? माइनस log OH माइनस। ठीक, और ये माइनस यहाँ पे है ही है, और इधर क्या हो जाएगा? log 10⁻4 हो जाएगा। ये OH माइनस की वैल्यू है। ठीक, यहाँ पे जो सांद्रता दी हुई है। अब हम आगे इसको जब 4 आगे लाएंगे तो 4 log 10 हो जाएगा, और माइनस आ गया तो ये प्लस हो जाएगा, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, और इधर 14 माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, घट के 10 बचेगा। ठीक, आगे देखेंगे। तो इसी प्रकार इन तीनों चारों का हम निकालेंगे। अब हम देखेंगे लवण, साल्ट। लवण का निर्माण अम्ल तथा क्षार की क्रिया से होता है। इस क्रिया को उदासीनीकरण अवक्रिया कहते हैं। इसके फलस्वरूप लवण तथा जल बनते हैं। जैसे HCl प्लस NaOH बराबर NaCl प्लस H2, जिसे नमक भी बन गया और जल भी निकल आया। अब सामान्य लवण देखेंगे, नॉर्मल साल्ट। इस प्रकार के लवण में विस्थापित हाइड्रोजन उपस्थित नहीं रहता है। इसमें न अम्लीय गुण होता है न क्षारीय, जैसे Na2SO4 और NaCl और CuSO4। और अम्लीय लवण देखेंगे, एसिडिक साल्ट। इस प्रकार के लवण में हाइड्रोजन उपस्थित रहता है, जिस कारण इसे अम्लीय गुण देखा जाता है, जैसे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। अब हम देखेंगे क्षारीय लवण या बेस साल्ट। इस प्रकार के लवण में OH उपस्थित होता है, जिस कारण इसमें क्षारीय गुण देखा जाता है, जैसे COOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम क्लोरीन, तो कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। अब हम देखेंगे द्विलवण या डुबल साल्ट। दो सामान्य लवण के मिलने से द्विलवण बनता है। एग्जाम्पल K2SO4 Al2SO4 थ्राइस, इसे हम फिटकरी कहते हैं, पोटास एलम। अगला देखेंगे मिश्रित लवण या मिक्स्ड साल्ट। इसमें एक से अधिक अम्लीय और एक से अधिक क्षारीय मूलक उपस्थित रहते हैं। आगे देखेंगे, हम एग्जाम्पल देखेंगे।
और CaOCl इंटू Cl और या और करके CaOCl2। अब हम देखेंगे जटिल लवण या कॉम्प्लेक्स साल्ट। ये लवण जल में बहुत कम घुलनशील होते हैं, इनकी संरचना जटिल होती है, जैसे AgENA का होल ट्वाइस, जिसे हम इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, अर्जेंटम फेरोसाइनेट, और दूसरे का K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनेट। अब अगला देखेंगे रेडियो सक्रियता। क्या देखना है, रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी। तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी। इसकी खोज हेनरी बेकुरेल ने किया था। हालांकि रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी है। रेडियो सक्रियता का मुख्य कारण नाभिक में न्यूट्रॉनों का अधिक होना है। वैसे पदार्थ रेडियो एक्टिव कहलाते हैं जो स्वतः ही कुछ भेदी किरण अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करते हैं। इन तीनों ही किरणों को बेकुरेल किरण कहा जाता है। गामा किरण विद्युत उदासीन होता है। इसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। यह शरीर में गहराई तक प्रवेश कर जाती है। इसके निकलने से पदार्थ के परमाणु क्रमांक या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अल्फा और बीटा का आयनन क्षमता अधिक होता है। इसके उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक तथा परमाणु द्रव्यमान में अंतर होने लगता है। अल्फा धनात्मक और बीटा ऋणात्मक होता है। आगे देखेंगे दोस्तों, ये रहा, ये 92 यूरेनियम है और यूरेनियम से 3 किरण अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा जो है ऋणात्मक होता है और बीटा धनात्मक, और ये गामा उदासीन होता है। नहीं, बीटा ऋणात्मक होता है, यहाँ पे गलत दे दिया गया है, ये प्लस हो जाएगा, अल्फा धनात्मक होता है। आगे देखेंगे, जब एक अल्फा कण उत्सर्जित है तो परमाणु क्रमांक से 2 इकाई की कमी कर देता है, जबकि परमाणु द्रव्यमान में 4 इकाई की कमी कर, जैसे 92 यूरेनियम 235। जब ये अल्फा किरण उत्सर्जित होगी इसमें से, तो ये परमाणु क्रमांक से 2 घट जाएंगे, 2 की कमी होगी तो ये 90 हो जाएगा, 90 ज़ेनान, और इसमें जो है 4 की कमी हो जाएगी, 231। ठीक, आगे देखेंगे, 92 यूरेनियम 238 अल्फा किरण निकलेगी, 2 परमाणु क्रमांक घटेंगे, 90 हो जाएगा, और जो है 4 इसमें से घट जाएगा परमाणु भार से, तो 90 ए 234 हो जाएगा। और उसी प्रकार जब फिर अल्फा किरण निकल जाएगा तो फिर ये 90 घट के 88 हो जाएगा, इसी प्रकार 4 इसमें घट 230 हो जाएगा। फिर अल्फा निकलेगा, फिर इसमें 2 घटेंगे 86 और ऊपर 226 हो जाएगा। फिर अल्फा किरण निकलेंगे तो डी क्या बन जाएगा, 84 और 222। यदि बीटा कण के निकलने से द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, किंतु परमाणु क्रमांक में 1 इकाई की पूर्व वृद्धि हो जाती है। जब बीटा कण निकलेगा तो द्रव्यमान संख्या जो है, ये जो नीचे वाला द्रव्यमान परमाणु क्रमांक जो है ये 1 बढ़ जाएगा। ठीक, और परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे 92 यूरेनियम 235 जब बीटा किरण निकलेगा तो ये 93 और परमाणु भार जाके 235 हो जाएगा। उसी प्रकार आगे देखेंगे, 92 यूरेनियम 235, फिर बीटा जब निकलेगा तो ये 93 हो जाएगा, 93 ए 235, और फिर बीटा निकलेगा 94 बी तो 235, फिर बीटा निकलेगा 95 बी 235, और फिर बीटा निकलेगा 96 डी 235। मतलब जब बीटा किरण निकलेगा तो परमाणु भार हमेशा सेम होगा, बल्कि परमाणु क्रमांक हमेशा जितनी बार बीटा निकलेगा 1 प्लस होता चला जाएगा। अब उसी पर गामा देखते हैं। गामा कण के निकलने से परमाणु क्रमांक या परमाणु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। आगे देखेंगे, अब हम देखेंगे वर्ग विस्थापन का नियम। अल्फा और बीटा कणों के निकलने से किसी तत्व का स्थान परिवर्तित हो जाता है। इस नियम को ही वर्ग विस्थापन का नियम कहते हैं, जिसे सोडी-फेजान या सरल ने दिया। सोडी-फेजान या रसल ने दिया। 92 यूरेनियम 235 से बीटा जब निकलेगा तो यहाँ प्लस होगा 93 एक्स, मतलब जेनान 235। अब हम देखेंगे रेडियो एक्टिविटी डिके, रेडियो एक्टिव क्षय। रेडियो एक्टिव पदार्थ निरंतर अल्फा बीटा गामा कणों का उत्सर्जन करते रहते हैं, जिस कारण से
जिस कारण उनकी मात्रा घटती रहती है, उसे क्षय कहते हैं। अब हम देखेंगे अर्ध आयु काल, हाफ लाइफ पीरियड। जितने समय में कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ जितनी प्रारंभिक मात्रा का मात्र आधा रह जाता है, उसे अर्ध आयु काल कहते हैं। जैसे पोलोनियम का अर्ध आयु काल 140 दिन है, और 30 ग्राम पोलोनियम कितने समय बाद 15 ग्राम रह जाएगा, तो हो जाएगा 140 दिन बाद। 30 ग्राम जो पोलोनियम है 140 दिन में आधा हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे हम। उसी प्रकार रेडियम का अर्धायु काल 1600 वर्ष है, तो कितने समय में 12 ग्राम का रेडियम 3 ग्राम बचेगा, तो कितने समय में 3200 साल में। ठीक, तो आगे देखते हैं। रेडियम का अर्धायु काल 1600 वर्ष है, तो कितने समय बाद वह अपने प्रारंभिक मात्रा का 125% हो जाएगा, मतलब 25% की वृद्धि हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4800 साल बाद। ठीक, रेडियम का अर्धायु काल 1600 वर्ष है, तो कितने समय पश्चात यह अपने प्रारंभिक मात्रा का 1/16 हो जाएगा, तो हो जाएगा 6400 साल बाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु काल 2 दिन है, तो 4 दिन बाद उसकी कितनी मात्रा शेष रह जाएगी। औसत आयु काल तथा अर्धायु काल का संबंध, तो क्या हो जाएगा, TA बराबर 1.44 गुणे T और नीचे 1/2। ये जो T 1/2 है, इसे अर्धकाल कहते हैं, और TA को औसत आयु काल कहते हैं। हम आगे देखेंगे। रेडियो एक्टिव पदार्थ का औसत आयु ज्ञात करना यदि उसकी अर्धायु काल 100 दिन है, तो जब हम ज्ञात करेंगे, TA बराबर क्या होता है 1.44 इंटू T अपान में 1/2, तो क्या हो जाएगा, जो अर्धायु काल है T और T 1/2, इसका वैल्यू कितना दिया है 100, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 144 दिन। अगला देखेंगे। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु काल ज्ञात करें यदि उसका औसत आयु काल 2.88 दिन है, तो T और 1/2 बराबर क्या हो जाएगा TA अपान 1.44, तो TA की वैल्यू दी गई है 2.88, तो जब भाग दे देंगे तो 2 बचेगा। आगे देखेंगे। कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की खोज इरिन क्वेरी और उनकी मां मैडम क्वेरी ने की। ठीक, आगे देखेंगे। रेडियो एक्टिव का मात्रक क्यूरी होता है, हालांकि इसके अन्य मात्रक रदरफोर्ड तथा बैकुरल भी हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ द्वारा उत्सर्जित विकिरण को मापने के लिए गाइगर मूलर गणित या फिर गाइगर मूलर काउंटर या GM काउंटर का प्रयोग करते हैं। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ द्वारा उत्सर्जित विकिरण होता है, उसे मापने के लिए क्या करते हैं, गाइगर मूलर काउंटर का प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे। दोस्तों, ये रहा मेरा YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस, और आगे देखेंगे ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल सरस्वती क्लासेस 01। यहाँ से जुड़ जाइए, यहाँ आपको प्रत्येक वीडियो की PDF और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पास सबसे पहले पहुँचेगी। अब हम आगे देखेंगे। किसी भी पदार्थ के रेडियो एक्टिव होने का मुख्य कारण उसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या का अधिक होना है, जिस कारण वे अस्थायी होते हैं। जैसे न्यूट्रॉन बटे प्रोटॉन ये बड़ा और बराबर 1.5 से होगा, तो रेडियो एक्टिव होगा। अगर यदि ऐसा हुआ तो रेडियो एक्टिव होगा। किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ विकिरण उत्सर्जित करने के बाद अंततः सीसा 82 PB 206 में बदल जाता है। सततः हम प्रूफ देखेंगे। 82 PB मतलब लेड 206, तो P क्या हो जाएगा हमारा 82 हो जाएगा, मतलब परमाणु क्रमांक, और N क्या हो जाएगा, मतलब प्रोटॉनों की संख्या। तो इसमें हो जाएगा 206 माइनस 82, तो हमारा 124 निकलेगा। और जब हम न्यूट्रॉन बटे प्रोटॉन निकालेंगे, न्यूट्रॉन हमारा 124 आ जाएगा और प्रोटॉन जो है हमारा 182 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाके 1.5 बचे, मतलब 1.5 हो जाएगा। अतः इसके पीछे के तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है। जो ये 82 है, 82 के पीछे के तत्व जो है रेडियो एक्टिव नहीं है। आगे देखेंगे।
अब हम देखेंगे आयनन विभव। आयनन विभव सबसे ज़्यादा अल्फा में, फिर बीटा में, फिर गामा में। और आयनन क्षमता उसमें भी इसी प्रकार सबसे ज़्यादा अल्फा में, फिर बीटा में, फिर गामा में। फोटोग्राफी प्लेट का प्रभाव सबसे ज़्यादा अल्फा में पड़ता है, फिर बीटा, फिर गामा में। भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा गामा की होती है, फिर बीटा की, फिर अल्फा की। अल्फा की भेदन क्षमता कम होती है। और गति भी गामा की सबसे ज़्यादा, फिर बीटा, फिर अल्फा। अल्फा की गति भी कम होती है। आगे देखेंगे अपने गुण अल्फा, बीटा और गामा। ठीक, नंबर देखेंगे आवेश। इस पर 2 इकाई धनावेश, मतलब अल्फा जो है ये धनात्मक होता है और बीटा पर 1 इकाई ऋणात्मक होता है। गामा इस पर कोई आवेश नहीं होता है। अब हम इसकी प्रकृति देखेंगे। यह हीलियम 2He4 का नाभिक होता है, तो He2+ और यह इलेक्ट्रॉन का होता है और विद्युत चुंबकीय तरंग गामा होती है। अगला देखेंगे आयनन क्षमता। यह जिस गैस से गुजरती है उसे आयनों में तोड़ देती है और बीटा जो है इसकी आयनन क्षमता अल्फा से कम होती है और इसकी आयनन क्षमता सबसे कम आयनन क्षमता गामा की। अब वेग देखेंगे। सबसे ज़्यादा वेग किसकी होती है? गामा की। इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है और सबसे कम वेग अल्फा की। इसका वेग प्रकाश के वेग से 10 गुना कम, मतलब 1/10 होता है। और बीटा का इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है 9/10 और ये तो सेम बराबर होता है गामा। आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे नाभिकीय रसायन। क्या देखेंगे? नाभिकीय रसायन। इसमें नाभिक के विखंडन तथा संलयन का अध्ययन करते हैं। नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन। इस अभिक्रिया में दो छोटे नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकालते हैं। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए हजारों डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, जिस कारण नाभिकीय संलयन होने पर पदार्थ अपनी चौथी अवस्था मतलब प्लाज्मा अवस्था में चला जाता है। नाभिकीय संलयन से क्या होगा? चौथी अवस्था में चला। अच्छा, जो सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश का स्रोत है ये प्लाज्मा ही है। आगे देखेंगे। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया नियंत्रण में नहीं आता है। सूर्य तारा और हाइड्रोजन बम में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। इसमें हाइड्रोजन का नाभिक हीलियम में परिवर्तित होता रहता है और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकालता है। हाइड्रोजन बम का खोज टेलर ने किया था। हाइड्रोजन बम विस्फोट करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिस कारण पहले परमाणु बम फोड़ा जाता है और उससे ऊर्जा प्राप्त करके हाइड्रोजन बम संलयन अभिक्रिया प्रारंभ की जाती है। आगे देखेंगे। यही कारण है कि हाइड्रोजन बम परमाणु बम की तुलना में कई गुना अधिक खतरनाक होता है। अब हम देखेंगे नाभिकीय विखंडन या फ्यूजन। इसमें एक बड़ा नाभिक 2 छोटे नाभिक में टूट जाता है और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकालता है। नाभिकीय विखंडन से निकलने वाला विकिरण संलयन से अधिक खतरनाक होता है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। यदि नाभिकीय विखंडन अनियंत्रित हो गया तो वह परमाणु बम का रूप ले लेगा। परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हान ने की। भारत ने अपना पहला परमाणु बम 18 मई 1974 को स्माइलिंग बुद्धा नाम से परीक्षण किया था। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण 11-13 मई 1998 को शक्ति 98 के नाम से किया। परमाणु बम में ईंधन के रूप में यूरेनियम पोलोनियम का प्रयोग करते हैं। यूरेनियम को येलो केक कहा जाता है। अब हम देखेंगे परमाणु रिएक्टर के बारे में। परमाणु रिएक्टर जिस स्थान पर परमाणु विखंडन की क्रिया कराई जाती है उसे परमाणु रिएक्टर कहते हैं। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर ट्राम्बे मुंबई में स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र या भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में 1956 में अप्सरा को लगाया गया। सबसे पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ? सबसे मुंबई में ट्राम्बे में लगाया गया अप्सरा नाम से 1956 में। भारत का कामिनी रिएक्टर कलपाक्कम में स्थित है। अब हम देखेंगे परमाणु बिजली घर।
परमाणु बिजली घर में नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया कराई जाती है। नियंत्रित, यहाँ पे नियंत्रित है, ठीक। और आगे देखेंगे, अब हम देखेंगे सुरक्षा दीवार, सेफ्टी वाल। विखंडन अपक्रिया से निकलने वाले विकिरण को रोकने के लिए कंक्रीट की 6 से 10 mm मोटी दीवार यह विकिरण को बाहर नहीं जाने देती, इसी कारण विखंडन अपक्रिया होता है। आगे देखेंगे, अब हम देखेंगे नियंत्रक छड़। विखंडन के फलस्वरूप 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, जिनमें 2 न्यूट्रॉनों को कैडमियम या बोरान का छड़ लगाकर सोख लिया जाता है ताकि विखंडन अपक्रिया नियंत्रित रह सके। इसी छड़ को नियंत्रक छड़ कहते हैं। अब हम देखेंगे मंदक या मॉडरेटर। न्यूट्रॉन की गति कम करने के लिए ग्रेफाइट या भारी जल D2O का प्रयोग किया जाता है, जिसे मंदक या मॉडरेटर कहते हैं। अब रिमार्क देखेंगे, जब मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है तो स्विमिंग पूल कहते हैं। जब मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है तो स्विमिंग पूल कहते हैं, किंतु जब मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है तो उसे परमाणु पाइल कहते हैं। जब ग्रेफाइट का प्रयोग करेंगे तो परमाणु पाइल, और जब भारी जल का प्रयोग करेंगे तो स्विमिंग पूल। आगे देखेंगे शीतलक या कूलेंट। परमाणु रिएक्टर को अत्यधिक ताप से बचाने के लिए द्रवित सोडियम या पोटेशियम का प्रयोग करते हैं, जिसे शीतलक कहते हैं। अब आगे देखेंगे, एक अच्छे शीतलक में यह गुण होना चाहिए कि वह न्यूट्रॉनों को न अवशोषित करे। अब हम आगे रिमार्क देखेंगे, जर्कोनियम या Zr ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों की उपस्थिति में जलता है। यह परमाणु बिजली घर में अनिवार्य रूप से प्रयोग होता है। भारत का पहला परमाणु बिजली घर 1972 में महाराष्ट्र के तारापुर में लगाया गया, और ये किसके सहयोग से? USA के सहयोग से 1972 में महाराष्ट्र के तारापुर में पहला परमाणु बिजली घर बनाया गया था। अब हम देखेंगे न्यूट्रॉन बम। क्या देखेंगे? न्यूट्रॉन बम। यह बम केवल जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाता है, भवन इमारत को कोई क्षति नहीं पहुंचती। अब हम देखेंगे कैटालाइसिस या उत्प्रेरक। उत्प्रेरक की खोज वर्जिलियस नामक विद्वान ने किया था। उत्प्रेरक की खोज किसने की? वर्जिलियस नामक विद्वान ने। उत्प्रेरक वैसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते, किंतु अभिक्रिया की गति को बढ़ा या घटा देते हैं, अर्थात अभिक्रिया की गति को परिवर्तित कर देते हैं। अब हम देखेंगे धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक वैसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, जैसे MnO2 और आयरन और V2O5। और जब हम देखेंगे ऋणात्मक उत्प्रेरक, वैसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया गति को घटा देते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, जैसे C2H5OH, ग्लिसरॉल और एल्कोहल। आगे देखेंगे उत्प्रेरक वर्धक। वैसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं, जैसे मोलिब्डेनम। उत्प्रेरक वर्धक क्या है? वैसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्षमता बढ़ा देते हैं, उन्हें उत्प्रेरक वर्धक कहा जाता है, जैसे मोलिब्डेनम। अगला देखेंगे उत्प्रेरक विष। वैसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्षमता को कम कर देते हैं या पूरी तरह समाप्त कर देते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। आगे देखेंगे सक्रियता ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी। किसी रासायनिक अभिक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को सक्रियता ऊर्जा कहते हैं। यह जितना अधिक होगा, अभिक्रिया उतना देर से होगी। धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति बढ़ाने के लिए सक्रियता ऊर्जा को घटा देता है, जबकि ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति घटाने के लिए सक्रियता ऊर्जा को बढ़ा देता है। कुछ प्रमुख उत्प्रेरक के बारे में जानेंगे, जैसे लौह चूर्ण। हैवर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में लौह चूर्ण का उत्प्रेरक के रूप में लिया जाता है। प्लेटिनम चूर्ण किस में लिया जाएगा? संपर्क विधि द्वारा नाइट्रस ऑक्साइड HNO3 बनाने में। ओस्टवाल्ड विधि में H2SO4 बनाने में। अब गर्म एल्यूमिना किस में लेंगे? अल्कोहल से ईथर बनाने के लिए। निकिल का प्रयोग वनस्पति तेल से घी बनाने में। और जाइमेज एंजाइम का ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में। आगे देखेंगे इन्वर्टेज एंजाइम शर्करा से ग्लूकोज का फ्रक्टोज बनाने में। और लैक्टिक अम्ल दूध से दही बनाने में। और लैक्टिक बैसिली दूध से
लैक्टिक एसिड बनाने में, दूध से लैक्टिक एसिड बनाने में। अच्छा, ये सभी क्या है, आठों जो हमने पढ़ा, ये क्या है, उत्प्रेरक है। अब हम देखेंगे जैव उत्प्रेरक। वैसे उत्प्रेरक जो शरीर में पहले से उपस्थित रहते हैं जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। एंजाइम जैव उत्प्रेरक हैं जो पाचन की क्रिया को तेज कर देते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। अब आगे देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंज। वैसे परिवर्तन जिसे हम दोबारा प्राप्त कर सकें भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। एग्जाम्पल, कपूर का ऊर्ध्वपातन और मोम का गलना, जल का वाष्प या बर्फ का बदलना। इसको हम दोबारा उसी चीज में ला सकते हैं, इसलिए यहाँ पे भौतिक परिवर्तन। अब हम देखेंगे रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंज। केमिकल चेंज वैसे परिवर्तन जिसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें कोई नया पदार्थ बनता है, जैसे मोम का जलना, लोहे का जंग लगना, पाचन, ईंधन का जलना, दूध से दही, कपूर का जलना। अब हम देखेंगे अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। अब हम देखेंगे उत्पाद, प्रोडक्ट। अभिकारकों के रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद बनता है। अब हम देखेंगे रिमार्क, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। जैसे NaCl बराबर क्या बन जाता है, NaCl। अब ये जो है अभिकारक हैं, Na और Cl रिएक्टेंट हैं, और जब ये पूरा कंप्लीट होंगे तो ये प्रोडक्ट बन जाएंगे, उत्पाद बन जाएंगे। अब हम आगे देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब हम पहला प्रकार देखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा बाहर निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसमें निकाय का तापमान बढ़ जाता है। जैसे CH4 + 2O2 बराबर क्या हो जाएगा, CO2 + 2H2O प्लस हीट, मतलब ऊष्मा निकलेगी। और दूसरा विखंडन की अभिक्रिया। तीसरा जल में कार्बन डाइऑक्साइड घुलना। चौथा जल में चूना का घुलना। अब हम देखेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप निकाय सिस्टम का तापमान घट जाए उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे N2 + O2 प्लस ऊष्मा बराबर क्या हो जाएगा, 2NO। अब हम आगे देखेंगे और दूसरा क्या हो जाए, वाष्पोत्सर्जन। तीसरा वाष्पीकरण। अब हम देखेंगे संयोजी अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे CaO + H2O बराबर क्या हो जाएगा, CaOH होल ट्वाइस, और C + O2 = CO2 बन गया यहाँ से, और 2Ca + O2 बराबर 2CaO बन गया। ठीक, आगे देखेंगे विसंयोगी अभिकर्मक। इसमें एक अभिकारक दो उत्पाद में टूट जाते हैं। जैसे CaCO3 बराबर क्या बन जाएगा, CaO + CO2। उसी प्रकार 2H2O बराबर क्या बन जाएगा, 2H2 + O2, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हम देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्या, विस्थापन अभिक्रिया देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस अभिक्रिया में एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के स्थान बदल लेता है। जैसे Zn + H2SO4 बराबर क्या हो जाएगा, ये Zn यहाँ पे चलो ZnSO4 + H2O। उसी प्रकार Zn + CaSO4 तो ZnSO4 + Ca बन जाएगा। उसी प्रकार Fe + CaSO4 तो FeSO4 यहाँ बन जाएगा और Ca इधर चला जाएगा। अब हम देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब दोनों अभिकारक एक दूसरे के स्थान परस्पर बदल लें तो ऐसे अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे AgCl + NaNO3। अब देखो कैसे चेंज होता है, Ag यहाँ से उठा लिया और NO3 लास्ट से, AgNO3, और यहाँ Cl है, यहाँ Na है, तो यह बन जाएगा NaCl। यहाँ पे दो चीज़ विस्थापन हुआ, इसलिए दो विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे एक विस्थापन होता था इसलिए विस्थापन अभिक्रिया था। आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संभव हो उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे पानी और बर्फ, पानी से बर्फ बन सकता है, बर्फ से फिर पानी बन जाएगा।
EH2 प्लस I2 बराबर 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड। ऐसे इसी प्रकार N2 प्लस O2 बराबर 2NO। ऐसे अगला देखेंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। वैसे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संभव ना हो सके अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे C प्लस O2 बराबर CO2। CO2 को हम फिर जो है कार्बन और ऑक्सीजन नहीं तोड़ सकते। उसी प्रकार 2Mg प्लस O2 बराबर 2MgO। ठीक, अब हम देखेंगे उदासीनीकरण। क्या देखेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया यह अभिक्रिया प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार के बीच होती है। इसके फलस्वरूप लवण का निर्माण होता है। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बराबर क्या बन जाएगा NaCl प्लस 2H यहाँ पे है H2O मतलब जल निकलेगा और नमक भी निकलेगा। और उसी प्रकार H2SO4 प्लस 2KOH बराबर क्या हो जाएगा K2SO4 प्लस H2O। ठीक, आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे आवर्त सारणी या पीरियाडिक टेबल। क्या देखेंगे? पीरियाडिक टेबल। तो चलिए आवर्त सारणी देख लेते हैं। आवर्त सारणी या पीरियाडिक टेबल तत्वों को उनके गुणधर्म के आधार पर एक निश्चित नियम के अनुसार सजाने के लिए आवर्त सारणी बनाई गई है। आवर्त सारणी बनाने का सर्वप्रथम प्रयास डेवेनियर नामक विद्वान ने किया था। इन्होंने ट्रायड TRIAD नियम दिया जो औसत पर आधारित था। न्यूलैंड नामक विद्वान ने आवर्त सारणी बनाने के लिए अष्टक नियम दिया। इनके नियम को न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। नोट, न्यूलैंड तथा डोवेनियर दोनों के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। अगला देखेंगे आवर्त सारणी बनाने में पहली सफलता मेंडलीफ को मिली। मेंडलीफ को आवर्त सारणी या पीरियाडिक टेबल का जनक कहते हैं। आवर्त सारणी के जनक किसे कहते हैं? मेंडलीफ को। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 9 वर्ग थे। मेंडलीफ का आवर्त सारणी परमाणु भार के बढ़ते क्रम में आधारित था, अर्थात वह परमाणु भार का आवर्तित फलन था। परमाणु भार के आवर्ती फलन था ये किसका? मेंडलीफ का आवर्त सारणी। मेंडलीफ ने अपने पीरियाडिक टेबल में उन तत्वों को रखा जिनकी खोज हो गई थी तथा उन तत्वों के लिए स्थान खाली छोड़ दिया जिनकी खोज नहीं हुई थी। अब हम देखेंगे मेंडलीफ के आवर्त सारणी के दोष। अब हम पहला दोष देखेंगे। मेंडलीफ ने हाइड्रोजन के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं दिया। हाइड्रोजन को अवारा तत्व कहा। अवारा तत्व किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को। मेंडलीफ ने पीरियाडिक टेबल में समस्थानिकों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। मेंडलीफ ने अपने पीरियाडिक टेबल में अक्रिय गैसों के लिए स्थान नहीं छोड़ा था। मोजले का आवर्त सारणी। मोजले ने भी आवर्त सारणी बनाई थी। अब इनके बारे में जानेंगे। मोजले ने आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सजाया था, अर्थात इसके पीरियाडिक टेबल में तत्व परमाणु संख्या के आवर्ती फलन थे। तत्व जो है परमाणु संख्या के आवर्ती फलन थे किसके? मोजले के। मोजले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। पीरियाडिक टेबल का जनक मेंडलीफ को, लेकिन आधुनिक पीरियाडिक टेबल का जनक किसे कहते हैं? मोजले को। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग थे। आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे आवर्त या पीरियड। बाएं से दाएं 36 भाग को आवर्त कहते हैं। इनकी कुल संख्या 7 है। यही रहा इधर। अब आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे वर्ग। वर्ग ग्रुप। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ऊर्ध्वाधर वर्टिकल रेखा में बने भाग को वर्ग कहा जाता है। इनकी कुल संख्या 18 है। ये इस तरह। अब हम ब्लॉक देखेंगे। आवर्त सारणी में कुल 4 ब्लॉक होते हैं जिसे SPDF है। कौन तत्व किस ब्लॉक में जाएगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकक्षा में है। आगे देखेंगे। यही रहा। ये पूरा S हो गया, ये पूरा DSP हो गया, फिर इधर D हो जाएगा और F नीचे लेंथोनाइट और एक्टोनाइट श्रेणी में। आगे देखेंगे आवर्त सारणी की विशेषताएं। आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सभी तत्व क्षारीय धातु कहलाते हैं। प्रथम वर्ग जो इस तरह जो पहला वाला बनेगा उसमें सभी तत्व क्षारीय होंगे। आगे देखेंगे। दूसरे वर्ग के सभी तत्व क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। 3 से 12 तक के वर्ग में
वर्ग को डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। इस ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं। इसे संक्रमण धातु कहते हैं या ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, क्योंकि इसकी संयोजकता परिवर्तित होती रहती है। ये रंगीन यौगिक बनाते हैं। इसी ब्लॉक में बहुमूल्य धातुएं पाई जाती हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम। ये सभी किस में पाए जाते हैं? डी ब्लॉक में, जो 3 से 12 तक होता है। 13 से 18 वर्ग वाले तत्व को पी ब्लॉक में आते हैं। इस ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु सभी पाए जाते हैं। इसमें 16वें वर्ग के तत्व को हैलोजन कहते हैं, क्योंकि इनसे अयस्क की प्राप्ति होती है। एग्जाम्पल, यह सल्फर जो है ये 16वें वर्ग में आता है और इनसे अयस्क की प्राप्ति होती है। अब 17वें वर्ग के तत्व को हैलोजन कहते हैं। अच्छा नहीं, यहाँ पे जो 16वें वर्ग का था इसमें कैलोजन कहते हैं, कैलोजन, और 16वें वर्ग को हैलोजन कहते हैं, क्योंकि इनसे नमक बनाया जाता है, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन। आगे देखेंगे 18वें वर्ग वाले समूह को शून्य समूह के तत्व कहते हैं। इसमें सभी गैस अक्रिय हैं। इसमें जो 18वें वाला सभी अक्रिय गैसें हैं। इन सभी अक्रिय गैस का एक परमाणिक होता है, जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान। हीलियम जो है वायुयान के टायरों तथा गोताखोर के सिलेंडर में हीलियम गैस भरी जाती है। आगे देखेंगे वायुयान के टायरों में और गोताखोरों के सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। अब हम नियान के बारे में जानते हैं। चमकीले प्रकाश के लिए नियान प्रयोग होता है। चमकीले प्रकाश के लिए जहाँ पे जहाज लैंड करती है, जो लाइट जलती है उसमें नियान डाला हुआ होता है, या जो रेड कलर की लाइटें रोड किनारे लगी होती हैं उसमें भी नियान होता है। अब हम देखेंगे आर्गन के बारे में। अक्रिय गैस में सर्वाधिक मात्रा में आर्गन गैस पाया जाता है। अब देखेंगे जेनान एकमात्र अक्रिय गैस है जो उच्चतम तापमान पर यौगिक बना लेता है। जेनान को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। अब हम देखेंगे रेडान के बारे में। रेडान नामक अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। इसे प्रयोगशाला में बनाया जाता है या फिर ज्वालामुखी से निकलती है। यह सबसे भारी गैस होती है। अब नोट देखेंगे, नमकीन या चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस होती है। फ्लैक्स या फ्लैश लाइट में मैग्नीशियम होता है। अब हम देखेंगे एफ ब्लॉक के बारे में। यह आवर्त सारणी के नीचे 2 समूह पाए जाते हैं, जिसे लैक्थोनाइड सीरीज और एक्टोनाइड सीरीज कहते हैं। लेंथोनाइड में 14 तत्व होते हैं, जो परमाणु क्रमांक 58 से 72 तक होते हैं, ठीक। और एक्टोनाइड में यह परमाणु क्रमांक 90 से लेकर 103 तक होते हैं और इसमें कुल 14 तत्व होते हैं। अब हम देखेंगे एफ ब्लॉक के तत्व को आंतरिक संक्रमण धातु या इनर ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। और एफ ब्लॉक में ही परमाणु ईंधन जैसे यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम इत्यादि पाए जाते हैं। आगे देखेंगे, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, जबकि ऊपर से नीचे आने पर ये तीनों घटते हैं। मतलब जब आवर्त सारणी में आप बाएं से दाएं इधर जाएंगे तो ये तीनों आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेंगे, लेकिन जब इस साइड आएंगे ऊपर से नीचे तब यही घटेंगे। अब आगे देखेंगे, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या, परमाणु का आकार, धात्विक गुण घट जाता है। इधर जाएंगे तो घटेगा, जबकि ऊपर से नीचे इस साइड में आने पर ये तीनों बढ़ जाती हैं। जैसे हम देखेंगे 11 सोडियम का है और 17 क्लोरीन का है, ठीक। तो देखिए ये नाभिक हो गया। हाँ, ये नाभिक हो गया। अब नाभिक से पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 8 8 2 10 और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन बचा। उसी पर क्लोरीन 17 है तो ये नाभिक हो गया। इसके पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10 और लास्ट वाले में 7 इलेक्ट्रॉन बचे। आगे देखेंगे, अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। परमाणु क्रमांक 22 वाले तत्व का पीरियोडिक ग्रुप में ब्लॉक कौन सा है? अब जो ये परमाणु क्रमांक 22 है ये किस ब्लॉक में जाएगा, तो हम इसको ऐसे देख लेते हैं। जैसे देखेंगे, पीरियड क्या है? 4, ग्रुप क्या है? 22 / 19 = 3, मतलब 3 + 1 मतलब चौथे में। ब्लॉक क्या है? डी ब्लॉक। अब इसको हम निकालेंगे कैसे? तो इसके निकालने की हमने आपको एक विद्या बताई थी, जो 1s 2s
3s 4s और इसी प्रकार यहाँ बगल में 2p 3p 4p और यहाँ पे अब यहाँ पे बगल में मतलब यहाँ पे spd 3d। बस अब इतने काम हो जाएगा हमारा। अब इधर से हम चलेंगे, इधर से लेकर फिर इधर आ जाएंगे, फिर इधर से लेकर इधर, फिर यहाँ, फिर ये इधर आ जाएंगे, फिर इधर होके निकल जाएंगे। अब हम देखो जैसे 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 6, 3s में 2, फिर 3p में 6, 4s में 2। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 10, 10 10 20 और अब हमें कितना जाना है? 22 तक जाना है। तो हम इसको आगे चले जाएंगे 3d2 मतलब डी ब्लॉक में हमारा तत्व पहुंच जाएगा। ठीक, तो चलिए इसी प्रकार आगे अगला देखते हैं। रुकिए दोस्तों, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, इसका कलर ब्लू कर लेते हैं। हाँ ठीक है। तो देखिए परमाणु क्रमांक 26, 29, 40, 46, 43, 56, 60 का पीरियोडिक टेबल में से सब कुछ ज्ञात करें। अब मैं एक का बता दिया हूँ 22 का, उसी प्रकार ये सभी कर लेना। 26 का क्या हो जाएगा? पीरियोडिक में चौथे में ग्रुप में जाएंगे 26 रीड 19। ये किसी दूसरे ट्रिक से लगाया गया है, हम लोग वही ट्रिक अपनाएंगे 1s2 2s2 2p6 यही वाला अपनाएंगे, फट से आ जाएगा, इसमें फालतू का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम देखेंगे यौगिक के रंग, अब हम देखेंगे यौगिक के कलर। ठीक, ग्रीन किसका कलर होता है? क्रिप्टॉन और आयरन का। क्रो फांसा। अगला देखेंगे एग्जाम्पल, इसको कैसे याद करेंगे? Cr को क्रो, F से फांसा, ट्रिक है ग्रीन कलर का। एग्जाम्पल FeSO4 और इंटू 7s2 मतलब हरा का शीश। अब ब्लू कलर जो कप है, कप से हम कापर को याद कर लेंगे। जो कापर होता है ब्लू कलर का होता है। एग्जाम्पल देखेंगे CuSO4 इंटू 5s2 मतलब नीला कशीश या थोथा। अब गुलाबी कैसे याद करेंगे? मैग्नीज को, तो क्या हो जाएगा? मन। एग्जाम्पल क्या होगा? KMnO4 मतलब लाल दवा। और आगे देखेंगे भूरा क्या होता है? F++। अब हम देखेंगे गैस के सिद्धांत या गैसेस लॉ। अब गैसेस लॉ के बारे में देखेंगे। गैसों का ना ही आकार होता है, ना ही उनका निश्चित आयतन होता है। गैसों के अणुओं के बीच लगने वाले अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत कम होता है, जिस कारण गैसों के परमाणु दूर दूर तक बिखरे होते हैं। परमाणुओं की संख्या के आधार पर गैसों का प्रकार। एक परमाणुीय गैस हम देखेंगे, एक परमाणु गैस देखेंगे मोनो एटॉमिक गैस। इस गैस में केवल एक ही परमाणु पाया जाता है। सभी अक्रिय गैस एक ही परमाणु में होते हैं, जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, ये सभी। अगला देखेंगे द्विपरमाणुीय गैस या डाई एटॉमिक गैस। इन सभी गैसों को 2 परमाणु पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आगे देखेंगे, अब हम देखेंगे त्रिपरमाणु गैस। इन गैसों में 3 परमाणु पाए जाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर ओजोन। अब हम देखेंगे बहुपरमाणुीय ऑक्साइड, बहुपरमाणुविक गैस। इन गैसों में 3 से अधिक परमाणु होते हैं, जैसे CH4, NH4। अगला देखेंगे आदर्श गैस या आइडल गैस। वैसी गैस जो बर्तन के दीवारों पर किसी भी प्रकार की दाब या बल न लगाए उसे आदर्श गैस कहते हैं। कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं होती है। रिमार्क देखेंगे बहुत कम दाब या उच्च तापमान पर कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन आदर्श गैस की तरह व्यवहार करते हैं। अब हम देखेंगे वास्तविक गैस या रियल गैस। वैसी गैस जो बर्तन की दीवारों पर बल तथा दाब आरोपित करे वास्तविक गैस कहलाती है। सभी गैसें वास्तविक होती हैं, मतलब जो सभी गैसें हैं वास्तविक होती हैं, आदर्श गैस कोई नहीं होता है। किसी भी गैस के मुख्य 3 गुण पाए जाते हैं। किसी भी गैस में मुख्यतः 3 गुण पाए जाते हैं। नंबर 1 ताप या प्रेशर, नंबर 2 तापमान टेम्परेचर, नंबर 3 आयतन वॉल्यूम। अब हम देखेंगे चार्ल्स का नियम। गैसों पर आधारित कुछ नियम से। नियत दाब मतलब क्या? प्रेशर। नियत दाब पर किसी गैस का आयतन उसके तापमान के समानुपाती होता है। जब
ये जो प्रेशर नियत होगा तो T प्रोपोर्शनल V, मतलब इसका कहना क्या है, किसी गैस का आयतन उसके तापमान के समानुपाती होता है, उसके टेम्परेचर के समानुपाती होता है, अर्थात तापमान बढ़ने पर आयतन भी बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पे T इक्वल टू V गुणे कांस्टेंट हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ कर देंगे तो T अपन V इक्वल टू कांस्टेंट, तो T1 अपन V1 इक्वल टू T2 अपन V2। आगे देखेंगे, अब हम क्वेश्चन देखेंगे एक, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक गैस का आयतन 360 ml है। यदि दाब को स्थिर रखा जाए तो किस ताप पर उस गैस का आयतन 400 ml हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रख देंगे सूत्र, T1 अपान V1 बराबर T2 अपान V2। तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जो है ये डिग्री सेल्सियस में, इसको हम फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे, 15 + 273 ये फ़ारेनहाइट में आ जाएगा, बट ये 360 ml है, आयतन हो जाएगा। और दूसरे का हमें ज्ञात करना है और नीचे आयतन दिया ही है, तो इसको हम काट पीट लेंगे, तो T2 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 320। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ, 320 केल्विन आ गया। अब 320 केल्विन 300 के, अब हम सेल्सियस फिर ज्ञात करेंगे, 273 घटा देंगे तो 47 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे उसी प्रकार इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब हम देखेंगे बायल का नियम। बायल्स का नियम, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात दाब बढ़ने पर आयतन घट जाता है। जैसे ट्रिक क्या है, BIP बॉय, B प्रोपोर्शनल 1/P, B प्रोपोर्शनल 1/P। ठीक, तो जैसे जब प्रेशर पड़ेगा तो वॉल्यूम भी जो है घटेगा। ठीक है, आगे देखेंगे, V इक्वल टू कांस्टेंट अपान P, V इक्वल टू कांस्टेंट अपान P हो जाएगा। तो Vp बराबर कांस्टेंट, तो V1 P1 बराबर V2 P2, ये एक सूत्र बन के आ गया। ये किसका सूत्र है, तो ये बायल का सूत्र हो जाएगा। बायल का नियम सूत्र क्या हो जाएगा, V1 P1 इक्वल टू V2 P2। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, 700 mm पारे के दाब पर किसी गैस का आयतन 500 ml है, तो दाब को और कितना बढ़ाया जाए जिससे आयतन घटकर 100 ml बचे हो जाए। तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो प्रेशर क्या है, पहला 700 और V हमारा क्या है, मतलब आयतन 500, तो इक्वल टू P दूसरा प्रेशर दिया नहीं है, आयतन दिया है 100, कट जाएगा तो क्या बचेगा, 7 बचे 3500। दूसरे का आयतन क्या हो जाएगा, 3500। तो बढ़ा हुआ प्रेशर, पहले कितना प्रेशर था 700 प्रेशर था, अब इसको हम घटा देंगे तो बढ़ा हुआ 2800 प्रेशर आ जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, इसी प्रकार ये दूसरा सवाल सॉल्व कर लेना। अब हम अगला देखेंगे गैलुसैक का नियम। किसका नियम, गैलुसैक का नियम। इस नियम को दाब का नियम भी कहते हैं, इस नियम को दाब का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार नियत आयतन पर किसी गैस का दाब उसके तापमान के समानुपाती होता है, अर्थात तापमान बढ़ने पर दाब भी बढ़ जाता है। इसमें क्या है, P प्रोपोर्शनल T हो जाएगा, यहाँ पे दिया है। तो P प्रोपोर्शनल T इक्वल टू कांस्टेंट, तो P/T इक्वल टू कांस्टेंट, P1 T1 बटे बराबर P2 T2। अब इसके आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे, ये किसका रूल है, गैलुसैक का नियम है। अब इसके देखिए, अब इसके सवाल करेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी दाब का 20 mm पारा के बराबर है, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका दाब क्या होगा। तो सारा वैल्यू रख लेते हैं, P1 T1 बराबर P2 T2। तो पहला प्रेशर क्या है, 120 mm का है, और टेम्परेचर जब यहाँ 0 डिग्री दिया है तो फ़ारेनहाइट में 273 बन जाएगा, और दूसरा प्रेशर दिया नहीं है, और टेम्परेचर 27 है, 273 जोड़ेंगे 300 हो जाएगा। अब इसे हम कट पिट कर देंगे तो 131.86 mm में दूसरे का प्रेशर आ जाएगा। ठीक, अब हम दोस्तों इसके बाद कल पढ़ाएंगे। आज हम दोस्तों का सेशन कंप्लीट करते हैं। अब कल जो है गैस के समीकरण से हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल सरस्वती क्लासेस से, हमारे टेलीग्राम सरस्वती क्लासेस 01 से ज़रूर जुड़ें। तो चलिए दोस्तों,
थैंक